वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं नेट की, गेट की और आईआईटी जैम की। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं। When 229 joule of energy is supplied to 3 moles of a gas at a constant pressure, the temperature of the gas increases by 2.55 Kelvin. Calculate Cp and Cv for the gas assuming ideal behavior. ये क्वेश्चन हमारा गेट में आया था। गेट 2002 से पहले ये आपका सब्जेक्टिव भी होता था, तो वहां पर आपका ये तब 2002 से पहले पूछा गया था। ठीक है, तो उसी का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें पता है जो हम एनर्जी या हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, वो हमारा चेंज इन एंथैल्पी DH के इक्वल आता है। तो हमने DH का वैल्यू को 229 जूल रखा। N का वैल्यू हमको दिया है N इक्वल्स टू 3 मोल्स और DT इक्वल्स टू हमारा चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो दोनों एक ही बात होती है। तो इसलिए DT का वैल्यू हमने 2.55 केल्विन रखा। और हमने हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि DH इक्वल्स टू NCP dt होता है, तो हमने वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर लिया। तो DH इक्वल्स टू NCP dt और CP इक्वल्स टू हो जाएगा DH अपॉन N इंटू dt। अब हम यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। DH का वैल्यू 229 जूल, N का वैल्यू 3 मोल, DT का वैल्यू 2.55 केल्विन। मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स बन जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा केल्विन इनवर्स बन जाएगा। बाकी को आप 229 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2.55 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 29.93 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आएगा। ओके, तो इससे हमारा Cp का वैल्यू तो आ गया। और हमें पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। ये हमने Cp Cv के रिलेशंस में भी पढ़ा था आइडियल गैस के लिए। Cv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Cp माइनस R। R का वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमने वो वाला वैल्यू यहाँ रखा। Cp का वैल्यू जो हमने अभी निकाला था वो ये रखा। इस तरह से हमारा Cv का वैल्यू 21.62 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखिए एक चीज और भी है यहाँ पर, R का यूनिट उसी यूनिट में आएगा जिसमें Cp और Cv का होगा, क्योंकि हम सेम यूनिट वालों को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 15 रुपीज प्लस 5 रुपीज कितना आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 20 रुपीज आएगा। किसमें आया, रुपीज में ही आया। सेम ऐसे ही आपका 15 रुपीज माइनस के 5 रुपीज उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट आएगा 10 रुपीज, वो भी यूनिट क्या है उसका भी रुपीज ही है। तो हम सेम यूनिट वालों को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए Cp और Cv दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए और वही यूनिट हमारा R का भी आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 moles of an ideal gas at a certain temperature is 300 Kelvin inverse at constant pressure. The heat capacity of the same gas at the same temperature and at constant volume. Constant volume पर हमने heat capacity पढ़ा है Cv होता है, constant pressure पर हमने heat capacity पढ़ा है Cp होता है, और हमें Cv का वैल्यू पूछा है। Cp का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, N का वैल्यू भी दिया है 10 moles। हमने Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R पढ़ा, ये वाला आपका रिलेशन होता है हमारा 1 मोल के लिए, और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR, ये हमारा होता है N मोल के लिए। तो यहाँ पर हम NR वाला यूज करेंगे या R वाला यूज करेंगे, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि Cp हमको किस यूनिट में दिया है और Cv किस यूनिट में पूछा है। तो देखिए अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो R का यूनिट होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो Cp और Cv भी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये NR वाला यूज करेंगे, N का मोल, R का जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल होकर यूनिट बचेगा जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पर Cp और Cv इन दोनों का यूनिट भी जूल केल्विन इनवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि जब सेम यूनिट होगा तभी आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, रिजल्टेंट फिर आपका उसी यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर Cp हमें जूल केल्विन इनवर्स में दिया है और Cv के देखो ऑप्शंस हैं वो भी सारे जूल केल्विन इनवर्स में है, तो इसलिए हमको ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर Cp का वैल्यू रखा, Cv हमको निकालना है, N का वैल्यू हमको 10 मोल दिया है वो रखा यहाँ पर, R का वैल्यू 8.314 होता है वो रखा यहाँ पर। इससे हमें इसको सॉल्व करके Cv का वैल्यू 300 माइनस 83.14 इक्वल्स टू 216.86 आया, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 217 जूल केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन हमारा CSIR दिसंबर 2013 पार्ट सी में पूछा गया था।
ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बड़े इजीली आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। शो दैट फॉर n mole of a van der Waals gas du by del u over del v at constant t equals to n square a upon v square। ये क्वेश्चन हमारा IIT जैम 2012 में पूछा गया था। 2012 में आपका ये IIT जैम का पेपर हमारा सब्जेक्टिव में भी आता था, ठीक है। तो ये उसमें पूछा गया था, तो हमको ये प्रूव करना था, शो करना था इसका सॉल्यूशन। डेल यू ओवर डेल वी को हमने पीछे पढ़ा है, हमारा एक लेक्चर था थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, उसमें 2 थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, एक फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और दूसरी थी हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमने ये आपका डेल यू बाई डेल वी टी एट कांस्टेंट टी, ये वाला आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट था, तो उससे हमने ये डेराइव किया था। अगर नहीं देखा है आपने वो लेक्चर तो एक बार प्लीज उसको जरूर देखिए और तब आपको ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी का वैल्यू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी होता है। तो ये वाला टर्म्स का वैल्यू अगर आप निकाल लो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का यूज करके, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन n मोल के लिए होती है P प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT, ओके। और P प्लस n स्क्वायर a ये इधर चला जाएगा, nRT अपॉन v माइनस v बन जाएगा। और यहाँ से भी इसको और थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, P को यही रख लेते हैं, n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा P का वैल्यू nRT अपॉन v माइनस b माइनस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर हो गया। अब हम इस टर्म्स का वैल्यू को यहाँ निकालना है हमको। ये आपको कैसे निकालोगे, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो एक बार हमारा थर्मोडायनेमिक 1 डिफरेंशिएशन इन थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर जरूर देखें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। इसमें हमने बताया था कि इसमें जो डेल बाई डेल टी होगा ये हमारा क्या होगा, आपका ऑपरेटर होगा, और P वाला पार्ट इसमें फंक्शन होगा, और फंक्शन P का वैल्यू को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और फिर ये भी आपका डिफरेंशियल का ही रूल होता है, जब किसी ऑपरेटर के अंडर में 2 चीजें आपकी माइनस में या एडिशन में होती है या सब्सट्रैक्शन में होती है, तो ऑपरेटर इनको इंडिविजुअली ऑपरेट करता है। तो पहले डी बाई डी टी इसको ऑपरेट करेगा nRT अपॉन v माइनस b को, फिर डी बाई डी टी n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर जब ये ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा, जो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो उनको बाहर कर देता है। n और r कॉन्स्टेंट है, v माइनस एन बी वॉल्यूम वाली टर्म्स भी यहाँ से पता चला कॉन्स्टेंट है, तो nr अपॉन v माइनस बी यहाँ से बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी के अंदर में सिर्फ t बचेगा। और आगे वाली टर्म्स d बाई डी टी के अंदर में n है, कांस्टेंट होता है, a वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है, v वॉल्यूम यहाँ से पता चला, तो d बाई डी टी के अंदर में सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। और हमने ये भी बताया था डिफरेंशियल के रूल में ही कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज का 0 आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो ये वाला टर्म हमारा आगे वाला टर्म तो 0 हो गया और ये वाला टर्म्स हमारा यहाँ आ गया, जिसमें से dt बाई डी टी का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हमें nr अपॉन v माइनस एन बी मिल गया, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t को एज इट इज रखा, डेल p बाई डेल टी v का वैल्यू nr अपॉन v माइनस एन बी रखा, ठीक है, माइनस p रखा, और ये बन गया हमारा nRT अपॉन v माइनस एन बी। इसका वैल्यू हमने पीछे निकाला था, nRT अपॉन v माइनस एन बी किसके इक्वल आता है, P प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और माइनस p हमारा चल ही रहा है, तो इस तरह से P से P कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमको शो करना था वही आ गया। ये क्वेश्चन किस में था, IIT जैम 2012 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था डराइव करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, द इंटरनल प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस इज इक्वल टू। इंटरनल प्रेशर को हमने कहा था ये पाई होता है, और इसको हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोला था। उसका वैल्यू हमारा आया था जब हमने निकाला था इसको। अगर आपने हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, उसमें हमने इंटरनल प्रेशर जो है पाई का वैल्यू a अपॉन v स्क्वायर निकाला था 1 मोल के लिए, पाई टी का वैल्यू इंटरनल प्रेशर, और n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर आया था हमारा n मोल ऑफ वैन डर वाल्स गैस के लिए, और इसी इंटरनल प्रेशर का वैल्यू आइडियल गैस के लिए इक्वल टू 0 आया था। इंटरनल प्रेशर हमने कहा था कि ये किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शंस की वजह से होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन रियल गैस के एक्चुअल में तो, या रियल गैस के मॉलिक्यूल या वैन डर वाल्स गैस के मॉलिक्यूल में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होता है, उसी की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, उसी को हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, जो कि
वंडर वॉल गैस के केस में 1 मोल के लिए A/V² आता है, n मोल के लिए n² A/V² आता है। तो यहाँ पर हमें 1 मोल का केस बोला था वंडर वॉल गैस के लिए, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, द इंटरनल प्रेशर ऑफ ए वंडर वॉल गैस इज, अभी हमने निकाला कि इंटरनल प्रेशर पाई का वैल्यू, ये इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। ए, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर का मीनिंग हुआ कि हमें 1 मोल वाला केस लेकर चलना है। मोलर वर्ड हम वही लगाते हैं जब भी हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं। बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर वॉल्यूम। सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोलर वॉल्यूम। एंड डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर वॉल्यूम। हमने पढ़ा है कि पाई टी का वैल्यू A/V² आता है 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस के लिए। V यहाँ पर मोलर वॉल्यूम है, तो ये V के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, V² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोलर। ये वाला क्वेश्चन हमारा गेट 2003 का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, द इंटरनल प्रेशर पाई टी इक्वल्स टू होता है T इंटू डेल P बाई डेल TV माइनस P। ये हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में पूरा अच्छे से किया हुआ है। नहीं आपको आता है तो एक बार उसको लेक्चर को जरूर देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके हमारे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस, ऑप्शन ए A/V², बी A/V² इंटू RT/V माइनस B, एंड सी 0 एंड डी RT/V माइनस B। तो पाई टी का वैल्यू 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस के लिए A/V² होता है, ठीक है, और आइडियल गैस के लिए इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर तो हमने वंडर वॉल का केस लिया है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारा गेट 2005 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट में, जैम में, IIT जैम में और नेट में, और आपका TIFR में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, देखो TIFR का ही है। फॉर एन आइडियल गैस इन ए क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारी दोनों थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, फर्स्ट वाली भी और सेकेंड वाली भी। पहली वाली थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी, del U over del V एट कांस्टेंट T, और सेकंड वाली थी del H by del P एट कांस्टेंट T। तो कांस्टेंट T उसने पहले ही मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर del वर्ड यूज किया है। del U by del V एंड del H by del P। del U by del V फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, del H by del P सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ये TIFR का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हैं del U over del V इक्वल टू 0, del H by del P इक्वल टू 0। बी ऑप्शन दिया है del U by del V ग्रेटर देन 0 एंड del H by del P लेस देन 0। सी ऑप्शन दिया है del U over del V लेस देन 0 एंड del H by del P ग्रेटर देन 0। और डी ऑप्शन दिया है del U over del V ग्रेटर देन 0 एंड del H by del P ग्रेटर देन 0। और हमने ये दोनों वैल्यूज को, जब हमने आइडियल गैस का केस निकाला था तो उसमें इन दोनों वैल्यूज का आप निकाला होगा आपने उसमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट वाले लेक्चर में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू आइडियल के केस में इन दोनों का वैल्यू इक्वल टू 0 के आता है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इससे हमारा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं इसे कॉमन डेटा क्वेश्चंस पर। पहले गेट में कॉमन डेटा क्वेश्चन काफी पूछे जाते थे, तो ये गेट 2006 का क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ डेटा दिया है और उसके बेस पर हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें क्या है, कॉमन डेटा में इसी डेटा से दोनों क्वेश्चंस के आंसर आने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस दैट फॉलोज द डायगोनल पाथ फ्रॉम A to B। और उसमें पहले क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है, और वर्क डन हमने 2 तरह की प्रोसेस पढ़ा था, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें वर्क डन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले से हमने निकाला था। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिवर्सिबल का केस है या इरिवर्सिबल, ताकि हम वही एक्सप्रेशन यूज कर सके ताकि हमारा वर्क डन निकल के आ जाए। तो यहाँ से इसने ए डायगोनल पाथ बोला है A to B, A से B का डायगोनल पाथ, A से B तक जाने में या वापस B से A तक आने में, इस वाले पाथ के थ्रू या इस वाले पाथ के थ्रू, दोनों ही केसेस में वर्क डन हमारा सेम होता है। A से B तक जाने में या वापस B से A तक आने में सेम वर्क होगा। और सेम वर्क हमने एक रिवर्सिबल की कंडीशन है W
एक्सपेंशन और W कंप्रेशन या A से B और B टू A दोनों ही केसेस में हमारा वर्क डन मैग्नीट्यूड में सेम आना चाहिए। एक का वैल्यू प्लस में आता है, एक का वैल्यू माइनस में आता है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W हमारा इक्वल टू 0 था। ये एसेंशियल कंडीशन था रिवर्सिबल की। तो यहाँ वाले केस में भी दोनों ही केसेस में A से B तक जाने में या B से A तक आने में सेम वर्क मिलेगा, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा वर्क का, तो इसलिए ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल का केस है। तो इसलिए हमें वर्क डन को क्या रिवर्सिबल वाला केस लगाकर उससे निकालना है। तो फॉर रिवर्सिबल, और दूसरा यहाँ पर भी टेम्परेचर उतना ही है, यहाँ पर भी टेम्परेचर उतना है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन हमने वहीं पे पढ़ा था, W का रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 6 रिलेशन थे। 6 में से हम कोई सा भी एनआरटी वाले को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हमें n का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए हम इसको एनआरटी को तो नहीं यूज कर रहे हैं, तो लेकिन P1 V1 ln V2 by V1 का यूज कर सकते हैं या P2 V2 ln V2 by V1, ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा P1 मतलब इसने बोला है A टू B, तो A हमारा A का जो प्रेशर होगा वो P1 कहलाएगा और इसका जो A का वॉल्यूम होगा ये 10, ये हमारा V1 कहलाएगा। तो इसलिए हमने P1 की जगह 1 रखा और V1 की जगह 10 रखा। और V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम, फाइनल स्टेट कौन सी है, B का आपका क्या है, आपका वॉल्यूम B का 0.5 है, ठीक है। और V1 इनिशियल वाला वॉल्यूम कितना था 10, तो 0.5 अपॉन 10 हमारा ये हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये 10 इंटू 10 100 हो गया, ऊपर 5 हो गया। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऊपर तो 1 बचा और नीचे आपका 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 दैट इज 20 आया। तो ये हुआ -10 ln ln क्या है, ये नेचुरल लॉग है, ln 1/20 आया, ठीक है। अब हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी है ये कि जो ऊपर वाली टर्म्स होती है प्लस में आती है, जो नीचे होता है वो माइनस में आ जाता है। तो हमने इसको ln1 माइनस ln20 रखा। ln1 का वैल्यू या ln1 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया और माइनस का ln20 बचा। माइनस साइन यहाँ से आएगा, माइनस साइन यहाँ पर है तो प्लस का बन गया, तो W रिवर्सिबल का वैल्यू आया 10 ln20। तो इस तरह से हमारा ये D ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी डेटा से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है। फॉर द अबव प्रोसेस डेल्टा H का वैल्यू और W का वैल्यू दिया है। डेल्टा H बराबर W, डेल्टा H बराबर Q, डेल्टा H बराबर डेल्टा G, डेल्टा H बराबर डेल्टा E। डेल्टा बोलो या D बोलो एक ही बात है, दोनों का मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T होता है, ठीक है। और डेल्टा E, ये E क्या है, हमने ये भी पढ़ा है कि हम इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी हमारा E भी होता है या U भी होता है, इसीलिए हम डेल्टा E को डेल्टा U भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपका सेम ही है, डेल्टा E और डेल्टा U। तो इसलिए हम डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T, डेल्टा E या डेल्टा U बोल सकते हो आप इसको, NCV डेल्टा T। और आइसोथर्मल का केस है, यहाँ से देखो आप, टेम्परेचर 300, टेम्परेचर 300, तो A से B तक हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल का केस है, डेल्टा T इक्वल टू 0 आएगा। और अगर डेल्टा T 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों 0 के बराबर आएंगे, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा E, तो इससे ऐसा को किस में मैच कर रहा है हमारा, ऐसा तो हमारा D में मैच कर रहा है। तो A क्यों नहीं हुआ हमारा, A इसलिए नहीं हुआ, अभी हमने निकाला W का तो कुछ वैल्यूज आया था और डेल्टा H का वैल्यू आपने क्या निकाला, 0 निकाला। जो W का वैल्यू आता है उतना ही आपका देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा है क्या, डेल्टा Q या Q बराबर डेल्टा U या DU माइनस W होता है। W का भी कुछ वैल्यूज है, डेल्टा U 0 है, Q का वैल्यू W के बराबर ही आएगा, बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन का डिफरेंस होगा। तो इसलिए Q 0 नहीं है लेकिन डेल्टा H 0 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। C, डेल्टा H का वैल्यू 0 है, डेल्टा G का वैल्यू आता है आपका nRT ln V2 by V1, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए आपका कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। तो इसलिए हमारा क्या, डेल्टा G नॉन जीरो वैल्यू आएगा और डेल्टा H हमने यहाँ से निकाला, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए 0 आएगा। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा ये मैच कर गया। तो इस तरह से ये हमारा कॉमन डेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन
ऑफ ए परफेक्ट गैस को हम आइडियल गैस भी बोलते हैं, ऑफ ए परफेक्ट और आइडियल गैस विच पर्टिकुलर सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है? पहला ऑप्शन दिया है Q ग्रेटर देन 0, W ग्रेटर देन 0, डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू 0। बी ऑप्शन दिया है Q ग्रेटर देन 0, W लेस देन 0, डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H ग्रेटर देन 0। सी ऑप्शन दिया है Q ग्रेटर देन 0, W लेस देन 0, डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है Q ग्रेटर देन 0, W लेस देन 0, डेल्टा U इक्वल टू लेस देन 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन BHU 2013 में BHU में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आते हैं, देखो प्रोसेस इसने क्या बोला है, प्रोसेस बोला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। तो हमें पता है डेल्टा H इक्वल टू, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T इक्वल टू 0 किया और डेल्टा H इक्वल टू होता है NCP डेल्टा T। डेल्टा T 0 होने की वजह से 0 इंटू दिस वन पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेल्टा U। डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा T होता है 0 और 0 इंटू दिस वन करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आते हैं W पर। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का केस है। W का हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, -k nRT ln V2 by V1। वॉल्यूम एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम V2 क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम बड़ा होता है, इनिशियल वॉल्यूम कम होता है। तो इसलिए ये वाला टर्म्स हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा। जब ln के अंडर में ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी आती है तो ये वाला वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आता है। ये अगर पॉजिटिव में आएगा, बाहर साइन माइनस का लगा है तो W नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव को हम लेस देन 0 लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है? 0 से नीचे क्वांटिटी, तो ये क्या है? लेस देन 0। तो W लेस देन 0 हुआ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपने पढ़ा है Q बराबर डेल्टा U माइनस W होता है। W को तुमने कहा कि लेस देन 0 या नेगेटिव में आया। नेगेटिव ये है, नेगेटिव साइन यहाँ है, क्या हो गया? प्लस का, और डेल्टा U 0 था तो 0 प्लस समथिंग, तो ये क्या है? Q का वैल्यू कुछ वैल्यूज आएगा दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज, और वो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यूज को हम ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। तो Q तो हुआ ग्रेटर देन 0, W हुआ लेस देन 0, डेल्टा H और डेल्टा U हुआ इक्वल टू 0। और ऐसा किस में मैच कर रहा है हमारा? डेल्टा U डेल्टा H 0, W लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0, ऐसा हमारा सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 10 atm against a constant pressure of 2 atm at a 298 Kelvin. The magnitude of work done by the gas is। जब भी हमने कहा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा था, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर अपना मेजर रोल प्ले नहीं करता है, जबकि इरिवर्सिबल में प्रेशर का रोल होता है। प्रेशर आपको जहां भी आपको हमने वहीं पे बताया था कि अगर ये वाला कहीं वर्ड आपको दिखाई दे जाए अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर प्रेशर अपना मेजर रोल प्ले करेगा और ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मूला हमने ये निकाला था, W इरिवर्सिबल इक्वल्स टू -k nRT 1 माइनस P2 अपॉन P1। P2 होता है फाइनल प्रेशर जिसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, P1 होता है इनिशियल प्रेशर। ठीक है, P2 का वैल्यू यहाँ पर 2 atm दिया है, P1 का वैल्यू 10 atm दिया है। तो यहाँ से N का वैल्यू 1 मोल, R का वैल्यू हमको पता है 8.314 होता है, और T का वैल्यू यहाँ पर 298 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ से यूनिट केल्विन, इतने पार्ट की यूनिट होती है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, और 1 की यूनिट क्या है? मोल। तो मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, तो ओवरऑल यूनिट हमारा जूल आएगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ यूनिट आएगा नहीं। 1 एक नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। 2/10 जो रेशियो है, ऊपर एटीएम नीचे भी एटीएम, 2 एटीएम और 10 एटीएम, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल होकर ये भी यूनिट लेस आएगा। तो ये पूरा क्वांटिटी का तो कोई यूनिट नहीं आएगा, तो बस इसका यूनिट आएगा। यहाँ से क्या आ रहा है? जूल आ रहा है। तो 1 माइनस 2/10 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5, 1 माइनस 1/5 होता है 4/5। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके निकाला। W इरिवर्सिबल का वैल्यू आया -1982 जूल, और इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन है हमारा ये। इसने मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1982 जूल। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह का है वो वाला क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा डेटा में हल्का सा चेंज किया है, बाकी तो सब कुछ वही है। ये क्वेश्चन हमारा जो भी हमने किया है, ये क्वेश्चन हमारा ISC 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
expands from 5 atm against a constant pressure of 1 atm at 298 Kelvin. The magnitude of work done by the gas is. ऑप्शन ए दिया है 1981 जूल, बी दिया है 3988 जूल, सी दिया है 1991 जूल और डी दिया है 7282 जूल. फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल, क्योंकि यहां पर भी क्या है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो जहां पर भी प्रेशर का रोल होगा वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा. तो इरिवर्सिबल वाला W का इरिवर्सिबल का एक्सप्रेशन हमने ये पढ़ा है माइनस के nRT 1 माइनस P2 बाई P1. P2 का वैल्यू जिसके अगेंस्ट में हो रहा है 1 atm, P1 का वैल्यू जो स्टार्टिंग वाला था 5, तो यहां से हमने 1/5 किया, n का वैल्यू 1 दिया है 1 मोल, और R का वैल्यू हमको पता है 8.314, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, ओवरऑल यूनिट बचेगा हमारा कितना जूल, और इन सब की मल्टीप्लाई करके फिर से वही आ जाएगा 1982 जूल. तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड 1982 जूल. क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसका ए. तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा IISc 2010 में पूछा गया था. ठीक है, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर. When 1 mole of an ideal gas is heated at constant volume, the temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500 joule. Then which statement is correct? Option A दिया है Q equal to W equal to 500 joule and delta U equal to 0. Option B दिया है Q equal to minus W equal to 500 joule and delta U equal to 0. And option C दिया है Q equals to delta U equal to 500 joule और W equal to 0. एंड डी ऑप्शन दिया है डेल्टा U इक्वल टू 0, Q और W दोनों सेम और माइनस 500 जूल के बराबर. ये हमारा IIT जैम का एक क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है देखो, आपका हीट दिया है 500 जूल, तो Q का वैल्यू तो 500 आएगा. दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम का केस दिया है. कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हुआ डेल्टा V का मान 0 आएगा, डेल्टा V इक्वल टू 0 आएगा, और डेल्टा V 0 आएगा तो W इक्वल टू होता है माइनस का P इंटू डेल्टा V, और जब डेल्टा V 0 हुआ तो W भी हमारा 0 आएगा. और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W होता है, W 0 आ गया तो Q और डेल्टा U दोनों सेम आएंगे, और Q का वैल्यू यहाँ दे रखा है 500 जूल, तो ये आपका, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, Q और डेल्टा U 500 जूल के बराबर, W 0 के बराबर, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फॉर एन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम. वैक्यूम क्या होता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई एयर नहीं होती है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो, तो इसीलिए हमारा वैक्यूम में प्रेशर 0 हो जाता है. इनटू वैक्यूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज इज करेक्ट. कौन सा सेट इसमें करेक्ट है, डेल्टा U इक्वल टू 0, Q ग्रेटर देन 0, W लेस देन 0. बी ऑप्शन दिया है डेल्टा U ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0, W इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन दिया है डेल्टा U इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन दिया है डेल्टा U लेस देन 0, Q इक्वल टू 0, W लेस देन 0. ये हमारा IIT जैम 2015 का क्वेश्चन है. इसमें तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जब हमारा कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तो फ्रीली एक्सपेंड करता जा रहा है, तब तक के हम कोई रोकेंगे नहीं, तब तक वो एक्सपेंड करता ही चला जाएगा. तो P एक्सटर्नल 0 है, और जबकि W इक्वल होता है माइनस के P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. जब प्रेशर 0 हो गया तो इसलिए W भी 0 हो गया. ठीक है, अगर कोई प्रेशर नहीं होता है तो कोई सिस्टम काम नहीं करता है, इवन आप भी जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक आप काम नहीं करते. तो सेम ऐसे ही आइसोथर्मल का केस है. आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होता है, अगर डेल्टा T 0 है, डेल्टा U को हमने पढ़ा है NCV डेल्टा T, और जब डेल्टा T 0 है तो इसलिए 0 इंटू दिस वन पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा U भी 0 आया, W 0 आया. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q बराबर डेल्टा U माइनस W होता है, W 0 है, डेल्टा U भी 0 है, तो इसलिए Q भी 0 आएगा. और ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें सब कुछ 0 है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है. इसमें डेल्टा U भी 0 है, Q भी 0 है और W भी 0 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 5 moles of an ideal gas at P equal to 10 atm and T equal to 300 Kelvin expanded irreversibly and isothermally
against an external pressure of 2 atm until equilibrium is attained. The work done in the process is option A minus 9.86 liter atm, B minus 98.6 liter atm, and C minus 19.7 liter atm, and D minus 39.4 लीटर एटीएम। इस बार इसने जूल में नहीं पूछा है, लीटर एटीएम में पूछा है। जब जूल में पूछा था तब हमने आर का वैल्यू को जूल वाला रखा था। आर की जूल में वैल्यूज होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने इसको किया था, ठीक है। अभी हमें क्या है यहाँ पर आर का, इसमें लीटर एटीएम में पूछा है, और आर का लीटर एटीएम में जो वैल्यूज होता है वो होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इरिवर्सिबली का, माइनस के एनआरटी 1 माइनस P2 बाई P1 होता है। P2 का वैल्यू दिया है इसमें 2 एटीएम, P1 दिया है 10 एटीएम, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। n का वैल्यू दिया है हमारा 5 मोल्स, n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया, n की जगह 5 किया, r की जगह 0.0821 किया, और टेम्परेचर की जगह 300 किया, 1 माइनस P2 की जगह 2 रखा, और P1 की जगह 10 रखा। 2/10 से 1/5 आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 से 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यूनिट क्या बनेगा, 5 का यूनिट क्या है, मोल। 0.0821 ये आर का वैल्यू था, इसका यूनिट क्या है, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये क्या था, 300 टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली लीटर एटीएम में आपका यूनिट बचेगा। तो 5 इंटू दिस वन इंटू 4/5, इससे हमको ये माइनस के 98.5 लीटर एटीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ISC 2008 में पूछा गया है, ओके।